नमस्कार। जवाब तो देना होगा। मैं आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ में वो तारीख नजदीक आ रही है जिस तारीख का जिक्र करते मात्र ही ऐसा लगता है कि मानो बस्तर की तस्वीर बदल जाएगी, माओवादियों का खात्मा हो जाएगा। जी हां, तारीख 31 मार्च 2026। लेकिन उस तारीख का जिक्र आज क्यों, यह बड़ा सवाल है। उस सवाल के रहस्य से पर्दा उठाते हुए आपको बताते हैं कि देश के गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के दौरे पर आने वाले हैं और यह तय हो गया है कि उनके आने के बाद एक हाई लेवल मीटिंग होगी और अंतिम रणनीति बनाने के लिए तैयारियां की जाएगी। डिप्लॉयमेंट से लेके तमाम चीजों का प्लान जो है वो तैयार किया जाएगा कि कैसे अंतिम रण लड़ा जाए और कैसे माओवाद मुक्त न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि भारत देश को किया जाए, क्योंकि डेडलाइन 31 मार्च 2026। शाह की बैठक और लाल आतंक की आफत, आज इसी विषय पर करेंगे चर्चा। लेकिन उससे पहले देख लीजिए एक खास रिपोर्ट। बस्तर के जंगलों में दशकों से जमे लाल साम्राज्य के ढहने की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। 31 मार्च 2026 की डेडलाइन अब सिर पर है और हाथ में महज 54 दिन बचे हैं। इस खूनी इतिहास के आखिरी पन्ने को पलटने के लिए 7 फरवरी को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ की धरती पर कदम रख रहे हैं। शाह आएंगे तो नक्सल की स्थिति पर हाई लेवल बैठक होगी। साथ ही इस बैठक को लाल आतंक के ताबूत में अंतिम कील ठोकने का निर्णायक प्रहार भी माना जा रहा है। एक ओर सुरक्षा बलों की फौलादी घेराबंदी नक्सलियों का दम घोंट रही है, दूसरी ओर सरकार उस अंतिम व्यक्ति तक विकास की रोशनी पहुंचाने का रोडमैप तैयार कर चुकी है जिसे दशकों तक आतंक के अंधेरे ने अपाहिज बनाए रखा था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 7 फरवरी को छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 8 फरवरी को उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक करेंगे। नक्सलवाद स्थिति को लेकर भी चर्चा होगी, खात्मे का प्लान तैयार होगा। फिर शाह बस्तर जाएंगे, पंडुम महोत्सव के समापन में शामिल होंगे। पंडुम महोत्सव के मंच से नक्सलियों को आखिरी चेतावनी मिलेगी। पिछले 2 महीनों में अमित शाह का दूसरा छत्तीसगढ़ दौरा होगा। बीजेपी बोली सुरक्षा बल की भुजाओं के सामने कोई नहीं टिक सका। कांग्रेस बोली नक्सली हैं या खत्म हुए, इसके लिए 31 मार्च का इंतजार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे से छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा का भी बड़ा बयान सामने आया। विजय शर्मा का कहना है कि 15% नक्सलियों का शस्त्र बल बचा हुआ है। केंद्र और राज्य की सरकार एक भी गोली नहीं चलाना चाहती, लेकिन सुरक्षा बलों की भुजाओं के सामने कोई नहीं टिक पाया है। इधर कांग्रेस इंतजार करते हुए नसीहत दे रही है कि सरकार को सही आकलन करना चाहिए। मैं सोचता हूं कि 15% भूभाग और 15% ही लगभग सशस्त्र बल नक्सलियों का शेष है और उस पर भी काम करने के लिए हमारे बहुत से चैनल समानांतर काम कर रहे हैं। पूरी कोशिश है कि सबका पुनर्वास हो जाए। केंद्र की सरकार नहीं चाहती एक गोली चलाना और राज्य की सरकार भी एक गोली चलाना नहीं चाहती है। पुनर्वास एक अच्छी व्यवस्था है जिसके माध्यम से वो वापस आ भी रहे हैं और शेष जो है उसके लिए भी बहुत स्पष्टता है। अब तो ये फरवरी महीने भी लग गया है, संभवतः 1.5 महीना बाकी है। सरकार का टारगेट है कि 31 मार्च 2026 में नक्सलवाद खत्म हो जाएगा। अच्छी बात है, तो अब इंतजार करना चाहिए मार्च 2026 तक और उसके बाद पता चलेगा कि नक्सली अभी समाप्त हुए हैं या है। बस्तर की सियासत और सुरक्षा के इस महासंग्राम का लब्बो-लुआब यह है कि अब लाल आतंक के सूर्यास्त का समय करीब है। लेकिन इसके इतर सियासत में डिप्टी सीएम विजय शर्मा का 15% वाला गणित और दीपक बेज की आकलन वाली नसीहत के बीच बस्तर का भविष्य झूल रहा है। हालांकि सरकार के 2 सालों के ऐतिहासिक आंकड़ों को ना नकारते हुए बड़ा सवाल ये भी कि क्या 54 दिन बाद बस्तर वाकई बारूद के खौफ से आजाद होगा या ये डेडलाइन महज एक सियासी जुमला बनकर रह जाएगी। शाह की हुंकार और विपक्ष के वार के बीच जनता की नजरें अब 31 मार्च वाले उस अंतिम कील पर टिकी है जिसका दावा रायपुर से दिल्ली तक गूंज रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV छत्तीसगढ़। इस रिपोर्ट को देख के आप समझ गए होंगे कि लाल आतंक की आफत क्यों आने वाला है, क्योंकि शाह की बैठक होने वाली है। और जो आंकड़े प्रस्तुत किए गए प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा के द्वारा
कि महज 15% भूभाग और 15% सशस्त्र नक्सली, मतलब समझिए कि सिमट चुके हैं। आज इसी विषय पे करेंगे चर्चा। फिलहाल 3 बेहद ही खास वरिष्ठ मेहमान जुड़े, मेहमानों का परिचय आपसे करा देता हूं। बीजेपी की ओर से उमेश गुड़मुड़े साहब, आप वरिष्ठ नेता है, प्रवक्ता रह चुके। उमेश जी बहुत स्वागत है। कांग्रेस की ओर से सुरेंद्र वर्मा जी हैं, वरिष्ठ नेता है, विद्वान प्रवक्ता है। सुरेंद्र जी आपका भी बहुत स्वागत है। राजीव रंजन जी हमारे साथ, वरिष्ठ साहित्यकार, बस्तर के हर पहलू को बेहद करीब से जानते हैं। राजीव जी आपका भी बहुत स्वागत है। बहुत जल्द एक और मेहमान जुड़ेंगे, उनका भी परिचय आपसे कराऊंगा। राजीव जी, मैं चर्चा की शुरुआत आपसे करता हूं। 8 फरवरी को बड़ी बैठक, हाई लेवल मीटिंग, तय किया जाएगा कि लाल आतंक का अंत 31 मार्च से पहले कैसे किया जाए। 8 फरवरी को बैठक, 31 मार्च, मतलब इस बीच में 51 दिन का समय शेष बचेगा। कितनी तैयारी और उसका असर बस्तर पे आपको क्या दिखाई पड़ता है, कैसे आप इसको देखते हैं राजीव जी? अवधेश जी, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बस्तर में अब हम लोग जिस परिस्थितियों को देख रहे हैं, इस परिस्थिति की कल्पना आज से 1 साल या 1.5 साल पहले भी करना बहुत कठिन था। जिस तेजी के साथ माओवाद समाप्त हुआ, आप देखें कि आज जो संगठन है उनके पास उनका कोई महासचिव नहीं है। आप ये देखें कि हिडमा जैसा जो पोस्टर बॉय था वो अब समाप्त हो चुका है। जो लीडरशिप है वो किसके पीछे खड़ी होगी वो उनको पता नहीं है। लेकिन यहां पर मैं एक चेतावनी भी देना चाहता हूं, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, जब आप बड़े समूहों में जब कोई आतंकवादी संगठन काम कर रहा होता है तो उसको टारगेट करना, उसको निशाना बनाना, उसको इराडिकेट करना बहुत आसान होता है, क्योंकि बड़े समूह आसानी से ट्रेस कर लिए जाते हैं। लेकिन अब चूंकि नेतृत्व विहीनता बहुत हद तक हो गई है, पापा राव जैसे कुछ एक गिनती में जो जिनका नाम लिए जा सकते हैं, ऐसे ही जो माओवादी हैं जो बस्तर के भीतर सक्रिय हैं, या अगर बड़े स्तर के माओवादियों को देखें तो झारखंड कोई भी ऐसा नाम मेरे संज्ञान में नहीं आता जिसके पीछे की ये संगठन खड़ा दिखाई पड़ता हो। तो होगा क्या कि 31 मार्च 2000, क्योंकि ये बहुत पहले जिस समय यह सुबुगाहट होने लगी थी कि बहुत तेजी से माओवादी मारे जा रहे हैं या सरेंडर कर रहे हैं, उसी समय जो वरिष्ठ माओवादी थे उन्होंने ये निर्देश भी दिए थे अपने कैडर्स को कि छोटे समूहों में वो विभाजित हो जाएं, लोगों के बीच में रहें, वर्दी में ना रहें। ऐसा करके वो किसी तरीके से अपने अस्तित्व को बचाने का प्रयास करें ताकि उनकी लड़ाई आगे जारी रखी जा सके। ठीक है राजीव जी, मैं इस बात की आशंका जी ठीक है, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही लाइन पे आपने इंगित कराया, ध्यान आकर्षित कराया कि साहब छोटे समूह गैर वर्दीधारी घातक हो सकते हैं। मनीष जी हमारे साथ जुड़ गए। मनीष गुप्ता जी वरिष्ठ पत्रकार है, बस्तर के जाने माने नाम, देश और प्रदेश में बड़ा इनकी लेखनी की बड़ी चर्चा की जाती है। मनीष जी आपका बहुत स्वागत है। मनीष जी, 8 फरवरी को बैठक होनी है, हाई लेवल मीटिंग होनी है, अमित शाह देश के गृह मंत्री बैठक लेंगे, एजेंडा तय 31 मार्च से पहले कैसे लाल आतंक का खात्मा किया जाए। बस्तर कितना तैयार है मनीष जी? 50 दिन बचेंगे 8 फरवरी से 31 मार्च के बीच में। नहीं, निश्चित रूप से जो 31 मार्च की जो डेडलाइन है और आने वाले समय में अभी केंद्रीय गृह मंत्री का भी बस्तर प्रवास है। 9 तारीख को जो है अमित शाह जी यहाँ आ रहे हैं। 3 दिवसीय छत्तीसगढ़ प्रवास पर उनका आना लगभग तय हुआ है। और जिस तरीके से नक्सल उन्मूलन की दिशा में फोर्स ने काम किया है, ये अपने आप में अद्भुत है। मुझे नहीं लगता कि 2024 के पहले किसी ने इतनी जल्दी ऐसे माहौल की कल्पना भी की होगी। बिल्कुल, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। रही बात कि बस्तर कितना तैयार है, निश्चित रूप से बस्तर काफी हद तक तैयार है। बस्तर का जनमानस तैयार है, क्योंकि बस्तर ने बहुत बड़ी खूनी क्रांति देखी है। बस्तर में अब तक काफी रक्त रंजित रहा है, बस्तर काफी नुकसान उठाया है बस्तर ने। अब जबकि इसको नुकसान पहुंचाने वाले अगर सिमट गए हैं या सिमटने वाले हैं, तो बस्तर जो है अब विकास की उड़ान भरने के लिए लगभग तैयार है। जिस तरीके से अभी डेवलपमेंटल एक्टिविटी बढ़ी है और जिस तरीके से नक्सलियों का सफाया हुआ है, मुझे लगता है अभी पिछले दिनों 2 दिन पहले मैं बस्तर आईजी साहब के साथ बैठा हुआ था। उन्होंने भी कहा, हम लोग जो आपस में चर्चा की, लगभग 90% जो है वो नक्सल खतरा लगभग टल गया है। 10% बचा है। और अगर क्षेत्र के हिसाब से देखें तो लगभग 80 से 85% इलाका जो नक्सलियों के कब्जे में था उसे सुरक्षा बलों ने वापस पा लिया है। ये अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। ठीक है मनीष जी, मैं लौटता हूं। आपने बेहद ही
सटीक आंकड़े आपने रखे कि साहब 90% क्षेत्र जो है मुक्त हो चुका है। मैं सुरेंद्र जी का रुख करता। सुरेंद्र जी, बस्तर तैयार है, बस्तर ने खूनी क्रांति देखी है सालों साल तक, बस्तर का जनमानस तैयार है, सत्ता पक्ष तैयार है, सुरक्षा बल तैयार है, विपक्ष की तैयारी क्या है, जरा समझाइएगा। अवधेश जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि सुरक्षा बल के जवानों को बेहतर सफलता मिली है, नक्सलवाद की कमर टूट चुकी है और खात्मे की ओर है। मूल बात जो है, इसके आगे क्या रणनीति होनी चाहिए और पिछले 2 सालों में जो नक्सल मोर्चों पे जो स्थितियां हैं उसके संदर्भ में समीक्षा होनी चाहिए। निश्चित तौर पर एक विपक्ष के तौर पर हम भी सरकार के नक्सलवाद के खिलाफ हर कदम में साथ है, सुरक्षा बल के जवानों के साथ हैं और इसमें हमारे लिए तो पहले से भी राजनीति का विषय रहा नहीं। मूल बात जो है, वर्तमान स्थिति में जो बस्तर के विकास को लेके जो काम हो रहे हैं, जो बस्तर में जो सरकार ने वादे किए हैं उसके संदर्भ में, चाहे देखिए 2 तरह से प्रभावित हैं बस्तर में। एक नक्सली हिंसा से पीड़ित परिवार है और दूसरे जो पुनर्वास योजना के तहत समर्पित नक्सली हैं। अमित शाह जी ने बस्तर की धरती पर ही घोषणा किया था कि जो भी गांव नक्सल मुक्त होंगे उनको 1-1 करोड़ रुपए दिया जाएगा। जो समर्पित नक्सली हैं उनके लिए पुनर्वास योजना के तहत जो है सरकारी नौकरी, मकान, जमीन और तमाम तरह के जो है उस पुनर्वास योजना में लाभ के प्रावधान हैं। समीक्षा उस पर भी होनी चाहिए। जो सुरक्षा बल के जवान यहाँ पर जो केंद्रीय बल तैनात है, उनके जो तैनाती का जो पैसा है वो भी राज्य सरकार से लिया जाता है। हमने पहले भी मांग किया था, केंद्रीय मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी आ रहे हैं, स्वागत है उनका। बस्तर के विकास को लेके ये तीनों मुद्दों पर, जो बस्तर में लगभग 7 जिले हैं और एक जिले में लगभग 1150 गांव वहां पर औसत होते हैं, 8000 के आसपास गांव हैं बस्तर में। 85% यदि नक्सल मुक्त हुए हैं तो उनकी संख्या लगभग 6000 होती है। एक भी गांव को वादे के अनुसार, दावे के अनुसार 1 करोड़ की राशि नहीं दी गई। अगर दी गई होगी तो भाजपा के साथी प्रवक्ता मेरे को करेक्ट करेंगे। चलिए, उसके बाद में जो संसाधनों की लूट है, ठीक है, सुरेंद्र जी मैं जवाब ले लेता हूं। सुरेंद्र जी मैं जवाब ले लेता हूं। पार्टी की सरकार में भी आप देख रहे हैं सबरी नदी का पानी। ठीक है, सुरेंद्र जी आपकी बातें आ गई, मैं लौट रहा हूं। ठीक है, विपक्ष के मन में आशंकाएं होनी चाहिए, तब लोकतंत्र की मजबूती में एक बड़ा आधार बनेगा। उमेश जी जवाब दीजिएगा। विपक्ष जो है अभी भी जो है कंफ्यूज मतलब माफी चाहता हूं मैं, विपक्ष के मन में कई सवाल है बस्तर को लेके कि साहब क्या औद्योगिक क्रांति के लिए कुछ खेल तो नहीं खेला जा रहा है। 1-1 करोड़ रुपए की बात 1-1 गांव को देने की कही गई थी। सुरेंद्र जी आंकड़े पूछ रहे हैं आपसे, जवाब दीजिएगा। और विपक्ष के मन में शंका क्यों है, उस शंका का समाधान अगर आपके पास हो तो एक लाइन जरूर उस पर कहिएगा। उमेश जी। अवधेश जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं और छत्तीसगढ़ को आपने बहुत करीब से देखा है और पत्रकार होने के साथ साथ आप छत्तीसगढ़ के एक जिम्मेदार नागरिक भी हैं और आपने अपने सवाल को सुधार लिया। लेकिन सवाल सुधारने से पहले जिस शब्द का प्रयोग आपने किया था, कंफ्यूज, कमोबेश जनता के मन में वही स्थिति है। चूंकि ये नक्सल का विषय है, मैं इसे राजनीति का विषय कभी भी नहीं मानता। मैं आ रहा हूं ना सर, मैं जवाब दे रहा हूं। अब राजनीति का विषय नहीं, मूल मुद्दे पर बात होगी। कांग्रेस भले कई इसमें राजनीति करती रही हो, लेकिन हमने कभी इस विषय को राजनीति का विषय नहीं माना। और अवधेश जी, जो ये विषय है 31 मार्च को लेकर के जिस प्रकार से आप चर्चा कर रहे हैं, प्रबुद्ध जन बैठे हैं, बहुत गंभीरता से इस विषय पर चर्चा हो रही है और 51 दिन 54 दिन शेष रहने का विषय है। इसी प्रकार का प्रश्न तमाम प्रबुद्ध लोगों के बीच में, छत्तीसगढ़ की जनता के बीच में और विशेष रूप से आप जैसे पत्रकारों के जहन में ये सवाल तब भी उठा था जब इस देश के माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने ये टाइमलाइन सेट की थी। उस वक्त भी तमाम डिबेट्स हुए, उस वक्त भी तमाम आरोप लगे, तमाम प्रकार की राजनीति हुई, लेकिन हमारे जवानों के शौर्य और साहस के बूते, छत्तीसगढ़ सरकार और केंद्र की सरकार की इच्छा शक्ति के बूते, विकास की नीति के बूते जिस प्रकार से बस्तर तेजी से बदल रहा है, मैं कुछ सेकंड में कुछ उदाहरण रखना चाहूंगा जिससे ये बात प्रबल हो जाती है कि किस प्रकार से, बहुत संक्षिप्त में, किस प्रकार से 31 मार्च तक यह लक्ष्य पूरा होता हुआ दिख रहा है। अगर मैं बात करूं इस प्रदेश के अंदर में
2023 सत्ता परिवर्तन, और सत्ता परिवर्तन के साथ ही 2 वर्ष का लक्ष्य तय करके बहुत तेजी से निर्णय लिए गए, और रक्षात्मक से आक्रामक मोड में जाने का विषय हो, बचाव से प्रहार की दिशा में जाने का विषय हो, और उसी दिशा में हमारे जवानों के शौर्य और साहस के बूते, सरकार की प्रबल इच्छा शक्ति के बूते अगर मैं बात करूं 2024 में, अवधेश जी मुझको देंगे थोड़ा समय, ये विषय मुझको लगता है कि बहुत जरूरी है, जो इस बात की संभावना को प्रबल करेगा कि 51 दिन हमारे जवानों के लिए किस प्रकार से बहुत कम है और वो लक्ष्य तक पहुंचेंगे। 16 अप्रैल 2024 ऑपरेशन प्रहार की बात करूं, 29 माओवादी ढेर, 4 अक्टूबर 2024 उमेश जी ये आंकड़े हैं, उमेश जी आंकड़े हैं, 2024 उमेश जी ठीक है, 12 माओवादी ढेर, 2 अप्रैल, अप्रैल, ये हमारे जवानों का शौर्य और साहस है सर। ठीक है उमेश जी, पता है, सेकंड देंगे, उमेश जी सबको पता है, बखान नहीं कर रहा हूं, उमेश जी, योजना का बखान नहीं सीधा कर रहा सवाल है, हूं, उमेश जी सीधा सवाल दे देंगे, अंतिम उमेश जी हो गया उमेश जी आंकड़े हैं, 100 डिबेट कर चुके साहब, आंकड़े नहीं। विपक्ष के मन में आशंका है, उस आशंका का कोई जवाब एक लाइन में है तो वो बताइए। आप आंकड़े मत रखिए, आंकड़े हैं सबके पास, जनता जानती है। जाता हूं जो शंका है उसमें अवधेश जी आंकड़ों को मैं सब जानते हैं, मैं 2 मिनट के लिए उस पर बात नहीं करता, उससे आगे बढ़ जाता हूं। अब जिस प्रकार से घर वापसी वाला विषय है, लोन वर्राटू के माध्यम से जो नई पुनर्वास नीति है 2025, उसके माध्यम से किस प्रकार से नक्सलवाद खत्म हो, किस प्रकार से घर वापसी हो, कैसे बेहतर नीति के साथ उन्हें और प्रोत्साहित किया जा सके, और विकास को लेकर के जो सवाल उठा रहे थे, तो नियत निल्लानार जैसी योजनाओं का विषय है, स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने का विषय है, या फिर वहां के स्थानीय जो रहवासी हैं उनके साथ विश्वास और विकास का गठजोड़ करके आगे बढ़ने का विषय है। सुरेंद्र जी बहुत संक्षेप में जवाब दीजिएगा, मैं सवाल के साथ मनीष जी का रुख करूंगा। अवधेश जी आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपने समर्पित नक्सलियों के जो प्रवक्ता थे उसका बयान भी सुना। रुपेश का हाल ही में बयान आया कि जो पुनर्वास योजना के जो दावे हैं उसमें 1 पाई का लाभ उनको नहीं मिला है। तमाम जो नक्सल हिंसा से पीड़ित लोग प्रधानमंत्री से मुलाकात करके भी आ गए। लगातार जो है रामली ओयाम का इलाज रायपुर में हुआ, महीनों तक सिर में गोली लगी रही। ऐसे कई पीड़ित परिवार हैं जिनको 1 नया पैसा मुआवजा नहीं मिला। मूल बात बस्तरियों के मंशा के खिलाफ जो पेशा कानून का उल्लंघन हो रहा है, जो कारपोरेट की लूट के लिए ये रेड कारपेट बिछा रहे हैं, नाना राजनीति नहीं, बस्तर की समृद्धि का विषय है। बस्तर को कारपोरेट के हाथों बेचने का जो षड्यंत्र है, जो कंकनी नदी में आप जाके देखिए, ठीक है सुरेंद्र उमेश जी, ठीक है सुरेंद्र उमेश जी, मैं मनीष जी का रुख कर रहा हूँ, ऐसे में नहीं हो पाएगा। इतनी गंभीर मुद्दे पे, इतने अहम विषय पे ऐसी सियासी स्थिति में नहीं हो पाएगी। मनीष जी के पास में जाऊंगा। मनीष जी मेरी आवाज अब तक आ रही होगी, मनीष जी मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा। राजनीतिक दलों का काम है राजनीति करना। बस्तर के जनता, बस्तर के जो बस्तरिया लोग हैं, आदिवासी हैं, भोले वाले लोग हैं, आप हैं, हम तमाम लोग हैं, उनके मन में क्या आशंकाएं हैं, उनके मन में क्या सवाल चल रहे हैं मनीष जी 31 मार्च को लेके? नहीं, देखिए इस बात पे कहीं शक सुबह कुछ बचा नहीं है कि बस्तर जो है अब शांति की दिशा में बड़ी तेजी से अग्रसर हो गया है। लेकिन अभी मूल प्रश्न यह है कि शांति के बाद क्या, नक्सल मुक्त बस्तर के बाद क्या? देखिए आजादी के अब तक जो है 87-88 सालों तक जो है बस्तर चला गया है, बस्तर में डेवलपमेंट नहीं हुआ, मूलभूत सुविधाएं नहीं मिली। अब जो चूंकि चीजें बदल रही हैं और जिस तेजी से शिक्षा पहुंची है, लोगों में बेरोजगारी भी फैली हुई है, लोग जो है अपना और अपने इलाके का विकास चाहते हैं, तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि जो 31 मार्च के बाद ये जो दूसरा प्रश्न है वो काफी महत्वपूर्ण होगा कि भाई हम बस्तर का डेवलपमेंट कैसे करें, बस्तर को हम किस दिशा में ले जाएं। बस्तर में अब तक जो जिन इलाकों में मूलभूत सुविधाएं नहीं थी वहां मूलभूत सुविधाएं कैसे पहुंचाया जाए। अबूझ मार्ग जो अब तक अबूझ रहा है उसका सर्वे नहीं हो पाया, वो सर्वे कैसे हो। बस्तर में जिन इलाकों में सड़कें नहीं रही हैं, जिन इलाकों में पुल पुलिया नहीं रहे हैं, वहां पर कैसे हम ब्रिज बनाए ताकि एम्बुलेंस वहां तक पहुंच सके। बस्तर में स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ कैसे मिले। ये कुछ ऐसे चंद प्रश्न हैं जो अब लोगों के दिमाग में जो है वो घूम रहे हैं और मुझे लगता है कि इस पर बड़ी गंभीरता से जो है बात करनी चाहिए। ठीक है राजीव जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ जी, राजीव जी आप वरिष्ठ साहित्यकार हैं, आप शब्दों के माध्यम से, साहित्य के माध्यम से बस्तर के उन तमाम दर्द को आपने उकेरा है, लिखा है, पढ़ा है, जरा समझाइएगा साहब इन सवालों के जवाब क्या है
31 मार्च 2026 के बाद क्या? जहां समानांतर सरकार चलाने का दावा किया जा रहा था, वो समानांतर सरकार धराशायी हो जाएगी। उसके बाद क्या? उस बीहड़ में, उस अंतिम छोर पे, जहां पे आज भी मूलभूत सुविधाएं नहीं है। राजीव जी। अवधेश जी, मैं मनीष जी की बात को ही थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस समय जो है बस्तर को लेकर नैरेटिव का खेल चारों तरफ चल रहा है। जैसे माओवादी चले जाएंगे तो जंगल समाप्त हो जाएंगे। सबसे बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसको रेखांकित करिए कि इस देश में सबसे घने जंगल अरुणाचल प्रदेश में हैं, लेकिन उनको किसी माओवादी ने नहीं बचाया। हमारे देश के ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला में बहुत समृद्ध वन है, लेकिन उनको बचाने के लिए कोई माओवादी नहीं थे। इसलिए जो है इस तरीके के नैरेटिव के माओवादी चले जाएंगे तो बस्तर में से जंगल समाप्त हो जाएंगे, जैसे नैरेटिव से हमको बचना चाहिए। दूसरा, विकास की अवधारणाओं के साथ में हो सकता है, संभावना है कि बहुत हद तक कॉर्पोरेट्स का इंटरेस्ट इस क्षेत्र में हो, लेकिन ये देश संविधान से चलता है और संविधान में कई तरीके के प्रावधान है। आप कोई भी परियोजना या कोई भी एमओयू लेकर के जो है करने के बाद ये नहीं समझ सकते कि ये परियोजनाएं वहां पर आई जाएंगी या लगी जाएंगी, क्योंकि आपको वन स्वीकृति लेनी होगी, पर्यावरण स्वीकृति लेनी होगी, आपको वो क्या कहने जो 5वीं अनुसूची का क्षेत्र है वहां पर जो है जन सुनवाइयां करवानी होगी, लोगों की सहमतियां लेनी होगी। इसी बस्तर से टाटा वापस गया, इसी बस्तर से कई तरीके के स्टील प्लांट वापस लौटे। तो इसलिए हमको ये जानना होगा कि हम तरह तरह के नैरेटिव में फंसकर किसी तरीके से माओवादियों या शहरी माओवादियों। राजीव जी, आपने बेहद महत्वपूर्ण बात कही। मैं जरा सुरेंद्र जी का रुख करता हूं। सुरेंद्र जी, नैरेटिव से बस्तर को बचाना साहब, हमारे छत्तीसगढ़ को बचाना है। बताओ विपक्ष, क्या सुझाव आपके पास, ताकि कम से कम छत्तीसगढ़ नहीं, छत्तीसगढ़ के बाहर भी नैरेटिव ना गढ़ा जाए हमारे बस्तर को लेके। जी, निश्चित तौर पर विकास के क्या मायने होते हैं? बस्तर के विकास का तात्पर्य बस्तरिया लोगों का विकास होना चाहिए। आप इस बात के गवाह हैं कि इसी छत्तीसगढ़ में देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री बार बार ये कह चुके हैं कि एनएमडीसी का नगरनार प्लांट का निजीकरण नहीं होगा। आज जो है एनएमडीसी की साइड उठा के देख लीजिए, डीलिस्ट हो चुका है, प्रक्रिया चल रही है। नंदराज पर्वत जो है इसी तरह से 16-17 में आपको याद होगा फर्जी एनओसी लगाई गई थी। हमारी सरकार जो है बहुत संक्षेप में सकारात्मकता की ओर, क्योंकि 16-17 तमाम चीजें बीत गई। 31 मार्च के बाद क्या हुआ? बीजापुर में कोरंडम खदान के लिए जंगल दे दी ठीक है। तो ये समय का भाव, मैं उमेश जी का रुख करूंगा 10 सेकंड के लिए। बनाना चाहिए, ठीक है बस्तर में उमेश जी 10 सेकंड में जवाब दीजिएगा संक्षेप में। जो है वहां के कोई सियासत नहीं, कोई पुराने आंकड़े नहीं। 31 मार्च के बाद क्या? उमेश जी 10 सेकंड में। देखिए, मनीष जी ने बहुत अच्छी बात कही है, उसी बात को राजीव रंजन जी ने बहुत प्रमुखता से आगे बढ़ाया। उसी दिशा में सरकार भी आने वाले समय में आगे बढ़ेगी। मैं तो यूं कहूंगा कि जो तमाम योजनाएं अभी जो नक्सल के खात्मे के साथ साथ, चाहे नियर नेला राज योजना है, स्वास्थ्य सुविधा को बेहतर करने की व्यवस्था हो या शिक्षा का विस्तार की बात हो, उस योजना में सरकार बेहतर तरीके से काम कर रही है। ठीक है उमेश जी, सरकार बेहतर तरीके से काम कर रही है, आपका दावा है, और बेहतर तरीके से काम करने की आवश्यकता है। फिलहाल आप चारों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। उमेश जी आपका शुक्रिया, सुरेंद्र जी आपका शुक्रिया, मनीष जी आपका शुक्रिया, राजीव जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कुल मिला के इस बात को समझिएगा कि बस्तर बदल रहा है। 31 मार्च 2026 की तारीख करीब आ रही है और उस तारीख के बाद बस्तर में एक नया सवेरा होगा, लेकिन वो बस्तर कैसे होगा इसका इंतजार फिलहाल सभी को है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। कल एक और विषय के साथ होगी मुलाकात। बने हुए BSTV के साथ। नमस्कार।